हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था और हम आज बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने 6 अंगों के माध्यम से अपने कार्यों को संचालित करता है, जिसमें से 2 अंग यानी महासभा और सुरक्षा परिषद मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उस लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल के बारे में। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएनओ का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। यूएनओ की इसे हम एक सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो यूएनओ है वो विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य से बना है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद अंग है वो सैन्य कार्यवाही तक करने का प्रावधान रखता है। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद उसी काम को यानी शांति और सुरक्षा को ही पाने का एक अलग तरीका अपनाता है। यहाँ पर हम सामाजिक यानी कि किसी भी तरीके की शैक्षणिक संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और मानव अधिकार, मूल आवश्यकताएं, जो मूल स्वतंत्रताएं हैं, इनसे संबंधित क्षेत्रों पे काम करके आर्थिक विकास करके विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का कार्य करता है। यानी कि एक तरफ से जब सुरक्षा परिषद हम देखते हैं कि सैन्य कार्यवाही करके किसी का बलपूर्वक दमन करके शांति स्थापित कर रहा है, वहीं पे आर्थिक और सामाजिक परिषद उत्थान करके आवश्यकताओं की पूर्ति करके विकास करके शांति और सुरक्षा की स्थापना करने की बात करता है। आपका जो एक संस्था है यूनेस्को, उसका प्रियम्बल है, इसका नहीं है, यूनेस्को का प्रियम्बल है, उसमें ये बात कही गई है कि जो युद्ध है उसका जन्म मानव के मस्तिष्क में होता है। तो युद्ध का अगर अंत करना है तो हमें शांत भी मनुष्य के मस्तिष्क को ही करना होगा। क्योंकि ये लाइन मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ कि जो भी व्यक्ति अशांति उत्पन्न करता है, दूसरों को परेशान करता है, दूसरे के जीवन को मुश्किल करता है, वो कहीं ना कहीं किसी अभाव से ग्रसित होता है। अभाव ही अशांति की जो है जनक होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, व्यक्ति को जो है भोजन प्राप्त हो रहा है, सामाजिक सम्मान प्राप्त हो रहा है, वो एक शिक्षित व्यक्ति है, अपने स्वास्थ्य उसका ठीक है, तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि वो किसी को परेशान करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। इसी बात का मूल आधार बनाकर हमारी आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो लोगों के विकास, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक विकास के विषय पे कार्य करती है। तो आइए हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। संरचना जो कि बताया गया है आपका आर्टिकल 61 के अंतर्गत। आर्टिकल 61 कहता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत 54 मेंबर्स होंगे। शुरू से 50 मेंबर्स नहीं थे, स्टार्टिंग में इसमें 18 सदस्य हुआ करते थे, जो कि बढ़ करके आपका 1966 में बढ़कर 27 हो गए। उसके बाद फिर से 1973 में बढ़े और 54 हो गए, और वर्तमान में ये सदस्य संख्या आपको 54 ही देखने को मिलती है। हालांकि इस चीज़ के लिए बात होती है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यूएनओ की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, यूएनओ में सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये बात इसमें आती है, लेकिन फिलहाल सदस्य संख्या 54 ही है। ये जो सदस्य हैं इन्हें महासभा के द्वारा चुना जाता है। चुनने के लिए एक आधार है, वो है समान भौगोलिक वितरण के आधार पे, यानी इक्वल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, यानी इस तरीके से कि विश्व का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो, इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हों वो इस तरीके से चुनकर आए पूरे विश्व से कि वो पूरे विश्व के हर भाग की संस्कृति को, हर भाग की व्यवस्था को प्रेजेंट करती हूँ। यानी कुछ लोग एशिया से, कुछ अफ्रीका से, कुछ यूरोप, अमेरिका, सबसे चुन करके पहुँचें, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। चुना जाता है इसे महासभा के द्वारा। इसके सदस्य जो हैं 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाते हैं, और 3 साल के बाद में सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करें कि जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष, जिसमें से एक साथ आप नहीं देखते कि पूरी परिषद बन रही है और पूरी परिषद समाप्त हो रही है, बल्कि हम क्या देखते हैं कि एक बार में 1/3 मेंबर जो हैं
सेलेक्ट होते हैं और 1/3 मेंबर जिनका 3 साल पूरा हो रहा है वो रिटायर हो जाते हैं। इस बात को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हम जिस समय भारतीय संविधान पढ़ते हैं उसका आर्टिकल 83 ये बात करता है कि राज्यसभा में भी सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। राज्यसभा में भी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं और नए चुन लिए जाते हैं। वैसे राज्यसभा कभी विघटित होने वाला सदन है। उसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों को जो है रिटायर करके पूरा किया जाता है। तो बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया आपको आर्थिक और सामाजिक परिषद में भी देखने को मिलती है, इसीलिए इसे समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप इसे बिल्कुल राज्यसभा की चयन की प्रक्रिया से कंपेयर करके समझ सकते हैं। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सदस्य, हमने 54 की 1/3 की बात की, तो सदस्य संख्या बनेगी आपकी 18, यानी 18 मेंबर्स प्रतिवर्ष जो है चुने जाते हैं और 18 मेंबर्स ही जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। ये हो गया आपका संरचना के विषय में आप ध्यान दे रहे हैं। 61 आर्टिकल है इसमें। और दूसरी चीज़, 3 वर्ष के लिए का इनका कार्यकाल है। 1/3 सदस्यों को प्रतिवर्ष चुनेंगे। कौन चुनेगा? महासभा चुनेगी। किस आधार पर? तो समान भौगोलिक वितरण के आधार पर। अगर इतने पॉइंट आपको याद है तो आपको इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल का कंपोजिशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं इसकी वोटिंग सिस्टम की, किस प्रकार से किसी भी विषय पर ये निर्णय लेता है। तो निर्णय लेने की बात करें तो बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है। साधारण मताधिकार जो है मतदान के द्वारा इसमें कोई भी निर्णय लिए जाते हैं। हर जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, यानी 54 सदस्य राष्ट्र हैं, उनका एक एक प्रतिनिधि इसके अंतर्गत होता है परिषद के अंदर, और वो एक प्रतिनिधि सिर्फ एक वोट दे सकता है। देखिए, मैं एक पर इतना कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस समय हमने पढ़ा था महासभा, जनरल असेंबली, वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं सबके 5-5 प्रतिनिधि वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन वो वोट एक देंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको ध्यान दिला रही हूँ कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य, जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, उनका सिर्फ एक ही प्रतिनिधि यहाँ पे होता है और वो एक वोट देता है। तो इस तरीके से वोटिंग सिस्टम काफ़ी इजी हो जाता है। और यहाँ आप देखते हैं कि किसी भी मामले का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। आपको ज़रूर ही पता होगा कि बहुमत की जब बात करें तो 3 बातें हम कर सकते हैं। एक तो बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा सर्वमत। बहुमत का मतलब होता है 51% + 1, विशेष बहुमत का मतलब होता है 75% और सर्वमत का मतलब होता है 100%। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा जो इनका अध्यक्ष होता है उसे भी सभा के द्वारा ही वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है और वही वहाँ जो है परिषद की अध्यक्षता करता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इसकी जो वोटिंग प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी आपको सिक्योरिटी काउंसिल की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलती। जिसने भी सिक्योरिटी काउंसिल का लेक्चर सुना है उसे ज़रूर पता होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग प्रोसीजर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता। हालांकि आपके सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो इसके भी मेंबर होते हैं। यहाँ पे कोई परमानेंट मेंबर का जो है की बात नहीं कही गई है, लेकिन वो चुन करके, क्योंकि जो भी कैंडिडेट होते हैं वो री इलेक्शन का राइट रखते हैं यहाँ पे, इस वजह से वो बार बार चुन करके इसके सदस्य बनाए जाते हैं। लेकिन वो यहाँ किसी विशेष स्थिति के साथ में नहीं होते, यानी उन्हें कोई वीटो पावर नहीं है, कोई भी उन्हें अलग से मत देने का अधिकार नहीं है, बल्कि साधारण राष्ट्रों के तरीके से सिर्फ एक मत देने का अधिकार है। वीटो पावर अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा जो है चैनल पे जाइए और सिक्योरिटी काउंसिल का वीडियो देखिए, ताकि आपको वीटो पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ कोई विशेष मत नहीं देगा, सब लोग एक मत देंगे, उसी के आधार पे निर्णय किया जाएगा। अब हम बात करते हैं परिषद की बैठकों के बारे में। तो परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित होती है, जो कि 1 महीने तक के लिए चलती है। पहली बैठक ये आपकी होती है न्यूयॉर्क में और दूसरी बैठक जेनेवा में होती है। जो पहली सत्र है, जो पहला सत्र चलता है, मैं बात किया 1 महीने तक चलता है। पहला सत्र जो है उसमें जो बातों पे चर्चा होती है वो चर्चा का विषय होता है सामाजिक और मानव अधिकार। और जब दूसरी बार चर्चा होती है जो जेनेवा में होगी, तो वहाँ पर चर्चा का विषय होता है आर्थिक और विकास, यानी आपका इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल मैटर्स। इन 2 विषयों पर तब चर्चा होती है। हम अगर ये देखें कि इनकी जो सत्र हैं, जो इनकी बैठकें हैं, उन पे किन विषयों पे चर्चा हो रही है, तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि ये संस्था वास्तव में किन कार्य जो है क्षेत्रों के लिए में जो है काम करती है, किन क्षेत्रों के लिए कार्य करती है, बात हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है। यानी एक तरफ तो ये सामाजिक और मानव अधिकारों पे कार्य कर रही है और दूसरी तरफ ये आर्थिक और
जो है विकास के मुद्दे पे कार्य कर रही है। तभी मैंने क्या कहा कि ये एक सॉफ्ट पावर है, ये भी जो है उद्देश्य को पूरा कर रही है यूएनओ की, यानी शांति और सुरक्षा के, लेकिन किस माध्यम से, इंसान जो भी मनुष्य है उसके जो है दिमाग को शांत करके, यानी उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके ये अपने उसी उद्देश्य को अग्रसर कर रही है। अगर हम बात करते हैं इस संस्था के आपकी आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में, तो पावर्स और फंक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि ये विश्व में शांति सुरक्षा के लिए क्या कर रही है, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को जुटाती है। अब आप देख रहे हैं कि इस परिषद में 54 मेंबर्स हैं जो कि हर 3 साल में रिटायर होते हैं, दूसरे मेंबर्स आते हैं, री इलेक्शन में भी वो भी आ सकते हैं चुनकर, लेकिन कुछ नए मेंबर भी चुनकर आएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि इतने सारे मेंबर्स साथ में मिलकर के किस विषय पे कार्य करते हैं, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर, विकास के विषयों पे कार्य करते हैं। तो आप क्या पाते हैं कि इसका मुख्य विषय क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो आर्थिक और सामाजिक सहयोग को उत्पन्न करना है। दूसरे मुख्य कार्य के रूप में हम ये देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद महासभा के द्वारा दिए गए निर्देशों को पूरा करती है। महासभा जो भी तरीके के कार्य, जो निर्देश, जो अपेक्षाएं करती है आर्थिक सामाजिक परिषद से, वो उसे पूरा करती है। तो ये हम इसके दो हम मुख्य कार्यों को कह सकते हैं। अगर इस बात को हम और विस्तार से देखें तो हम देख सकते हैं कि जो परिषद है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य या अन्य ऐसे संबंधित मामलों के बारे में अपना अध्ययन करती है या एजेंसी से कराती है, उस पर रिपोर्ट तैयार करती है, रिसर्च करती है, रिपोर्ट्स तैयार करती है। तो ये सारे काम जो है आपकी आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने स्तर पर करती है। पहले भी हमने ये चीज़ें कही कि ये काम कर रही है मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में, तो इन सब विषयों पर रिसर्च करके उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार करके महासभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि वो इस बारे में कोई भी नियम बना सके, उस पर आगे कार्य कर सके। ये आपका फंक्शन जो इसका है, इसको अगर हम उसमें देखें चार्टर, तो आपको मिल रहा है देखने को कि आपका आर्टिकल जो है 62 क्लॉज 1 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। आगे 62 क्लॉज 2 के अंतर्गत ये बात कही जाती है कि मानव जो है अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के क्षेत्र में भी उसको बढ़ावा देने के लिए जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है वो अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करती है। यानी इस क्षेत्र में किस तरीके से और बेहतर तरीके से कार्य किया जाए, किस तरीके से आम जो भी नागरिक है, जो भी व्यक्ति है, उसको मौलिक स्वतंत्रताएं मिल सके, मूलभूत अधिकार मिल सके, उसके लिए भी जो है संस्तुतियाँ तैयार करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी क्षेत्र इसकी क्षमता के अंतर्गत आते हैं उनसे संबंधित किसी भी तरीके का ड्राफ्ट तैयार करके भी महासभा के सामने प्रस्तुत करने का कार्य आर्थिक और सामाजिक परिषद का ही होता है। और अधिकार देखें तो जो भी विषय से संबंधित है, इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों के संबंधित अगर इसको आवश्यकता लगती है तो ये उससे संबंधित सम्मेलन बुला सकती है और चर्चा कर सकती है। आपको पता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद बहुत सारी एजेंसीज को भी हेड करती है, तो ये उनसे संबंधित सम्मेलन या फिर महासभा के जो है इसमें जो सदस्य इसके हैं उनसे संबंधित सम्मेलन भी किसी विषय पे बुला सकती है। और हम क्या देख रहे हैं कि सुरक्षा परिषद को, अगला फंक्शन इसका है कि सुरक्षा परिषद को अगर कोई जानकारी चाहिए या फिर उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है तो आर्थिक और सामाजिक परिषद सुरक्षा परिषद की सहायता कर सकती है और उसको कोई भी तरीके की जानकारी, कोई सूचना भी प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा अगला फंक्शन, अगर महासभा को ऐसा लगता है कि हमें किसी सुरक्षा सूचना की या हमें किसी जो है सहायता की आवश्यकता है तो वो आर्थिक और सामाजिक परिषद से इसके बारे में आग्रह कर सकती है और आर्थिक और सामाजिक परिषद महासभा के लिए जिस भी तरीके की सहायता की उसे आवश्यकता है उसकी सहायता कर सकती है। तो एक तरीके से आर्थिक और सामाजिक परिषद सिर्फ अपने ही दायित्वों को पूरा ना करके सुरक्षा परिषद और महासभा को उनके दायित्व पूरा करने में सहायता भी प्रदान करती है। मुख्य रूप से हमें इतने कार्य देखने को मिलते हैं, लेकिन एक काम मैं इसमें एडिशनल जोड़ूंगी। एक काम ये भी है कि जो एजेंसीज़ की हमने बात की कि बहुत सारी एजेंसी होती हैं जो यूएनओ के साथ में मिलकर काम करती हैं। आपको पता है कि यूएनओ एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहा है, तो यूएनओ अपने सारे कामों को अपने सिंगल हैंड नहीं कर सकता, इसीलिए मुख्य कार्यों को सभी जितने अंग हैं वो सुचारू रूप से कर पाएँ, इसके लिए कुछ गौड़ कार्यों को कुछ एजेंसीज़ के माध्यम से पूरा कराया जाता है। इसका एक कारण ये भी होता है कि यूएनओ के जो मेंबर्स हैं वो अपने क्षेत्र के किसी एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन ये एजेंसीज़ में जिन लोगों को जो कार्य सौंपा जाता है ये उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को में आर्थिक, आपको पता है यूनेस्को का मतलब आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक
संस्था है ये, इनका बढ़ावा देने का कार्य है। तो इसमें इस फील्ड के जो विशेष लोग हैं, विशेष ज्ञान अनुभव के लोग हैं, वो इसमें सदस्य हो सकते हैं। या आप ये देखते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन में जो भी पर्सन इससे रिलेटेड हैं, इसके बारे में कोई विशेष ज्ञान अनुभव रखते हैं, वो इस कार्य को बेहतर रूप से फॉलो कर सकते हैं, बेहतर रूप से परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर ILO ले लें, जिसमें जो लेबर्स के लिए काम करता है, तो जब इन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, तो ये अपने उद्देश्यों को और बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। यही कारण है कि एजेंसीज़ के माध्यम से UNO अपने कार्यों को करता है। लेकिन इन एजेंसीज़ के बीच में समन्वय बनाने का काम, इस एजेंसीज़ को टारगेट देना, इनकी रिपोर्ट्स को लेना, उन रिपोर्ट्स को चेक करना, ये सारे काम जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा किए जाते हैं। तो एक तरीके से एजेंसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अधिकार जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद के पास होता है। इससे संबंधित आपको जो आर्टिकल चार्टर में देखने को मिलते हैं, वो आपके 57, 63 एक्सेट्रा आर्टिकल्स आपको मिलते हैं। साथ में 68 इस बात को भी कहता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद चाहे तो कोई नया कमीशन, कोई नई एजेंसी भी बना सकती है। 3 परमानेंट कमीशन जो हैं आपके आर्थिक और सामाजिक परिषद के देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक परिषद, एक सामाजिक परिषद, एक समन्वय परिषद। तो ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे कमीशंस देखने को मिलते हैं, जो कि अपने कार्य के आधार पे या अपने क्षेत्र के आधार पे जाने जाते हैं। यानी हम उन्हें कार्यकारी पर्पस से कमीशन कह सकते हैं, या किसी प्रादेशिक जो है कमीशन कह सकते हैं, या फिर किसी अन्य आधार पे भी कह सकते हैं। तो आपको बहुत इसके साथ अंडर में काम करने वाले प्रोग्राम्स मिलेंगे, जैसे UNDP, UNEP, या आपका यूनेस्को, FAO और आपका ILO, ये सभी जो है एजेंसीज इसको आपके इसके अंतर्गत काम करती हैं। तो इसी के साथ में आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद से संबंधित पूरा विषय हमने पढ़ लिया है। इससे संबंधित और आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि UNO का पार्ट है, और UNO के क्वेश्चन से आप कभी भी बच नहीं सकते। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जो है इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप UNO का टॉपिक पूरा मेरे वीडियो से देखिए, ताकि आपको सारे ऑर्गन्स उसके क्लियर हो सके। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी भाषा शैली से बात समझ में आती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।